एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पर बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं इस टाइप का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सको। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक बटन जरूर दबा देना। बिहार एलआरसी कलर का प्रैक्टिस सेट सेकेंड करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो एक्सएम स्टडी में जाके आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जनरल स्टडीज़ का, और आप लोग का टारगेट रहेगा 40 आउट ऑफ 50। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की? बताइए। पहला ऑप्शन क्या है, वेस्ट इंडीज़, बी क्या है, न्यूजीलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है भारत। तो क्या होगा बताइए इसका आंसर। तो याद रखना कि किसने की थी 2022 का, न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? बताइए विश्व व्यापार की संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए में क्या है आप लोग का 1990, बी में 1991, सी में 1995 और डी में 1997। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब है आप लोगों को 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। और इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग WTO बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ है इसका मुख्यालय? जेनेवा में। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्टर पैमाने से मापा जाता है? बताइए रिक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? ए ऑप्शन में वर्षा की मात्रा, बी में भूकंप की तीव्रता, सी में वायुयान की स्थिति, डी में द्रवों की सान्यता। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन में 10 दिसंबर, बी में है 1 दिसंबर, 8 दिसंबर और 17 सितंबर। तो 8 मार्च और 17 सितंबर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही जवाब होगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और इसमें कुछ पॉइंट्स और आप लोग याद रखिएगा, जैसे 18 मई को क्या होता है, विश्व टीका दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। उसके साथ साथ आप लोग को याद रखें 8 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वोमेंस डे मनाया जाता है। इसके बाद एक पॉइंट्स और आप लोग याद रखिएगा, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। आप लोग ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? बताइए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है? ए ऑप्शन में लता मंगेशकर, बी में PT उषा, सी में सरोजिनी नायडू और डी में मदर टेरेसा। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों को सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व किस खेल से संबंधित है? बताइए विश्व किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी तैराकी। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा कि विश्व जो होता है ना, शतरंज खेल से संबंधित है। किससे? शतरंज खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? बताइए भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है परंपरागत अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 7 का सही जवाब होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? बताइए देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा पटना, ऑप्शन आप लोग का सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है? बताइए भारत रत्न पुरस्कार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना।
तो आप लोग का इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो याद रखिएगा 9 का सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या है कह रहा है भारत में इन्फ्लेशन को मापा जाता है। बताइए भारत में जो होता है ना इन्फ्लेशन को किस तरह से मापा जाता है। पहला ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन बी है शहरी हाथ से काम न करने वाले कार्मिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन सी है खेतीहारी श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आय जो डिफ्लेशन के द्वारा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है माप तोल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुई। बताइए माप तोल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुई। ऑप्शन ए शेषार सूरी, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबन। तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय माप तोल की व्यवस्था का शासन लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। बताइए ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था है। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या अति विकसित, ऑप्शन बी है विकसित, ऑप्शन सी अत्यंत पिछड़ी, ऑप्शन डी है विकास उन्मुख। तो इसका सही जवाब होगा विकास उन्मुख, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला। बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन सी है टी.एन. पाई, ऑप्शन डी है के कामराज। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो गुलजारी लाल नंदा था जिन्होंने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। बताइए संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन बी है आपातकालीन उपलब्ध से, ऑप्शन बी सी है वित्त आयोग के गठन से, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग के गठन से। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। बताइए आप लोग कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद की रिक्तियां की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा का उपाध्यक्ष और ऑप्शन डी है राज्य का महाधिवक्ता। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद संभाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, क्या है भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया है। बताइए भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1980। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1927 को, ऑप्शन नंबर बी में कि इस दिन क्या हुआ था भारत का राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए, क्या है सत्यमेव जयते किस रूप से प्रचलित है। बताइए सत्यमेव जयते किस रूप से प्रचलित है। ऑप्शन ए है राष्ट्रगान के रूप में, ऑप्शन बी है राष्ट्रगीत के रूप में, ऑप्शन सी है राष्ट्र चिन्ह के रूप में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही बताइए 18 का क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए राष्ट्र सत्यमेव जयते जो है ना, आप लोग याद रखिएगा सत्यमेव जयते इसको हम लोग क्या बोलते हैं राष्ट्रवाक बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय वाक बोलते हैं, वाक के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं दिया है राष्ट्रीय वाक के रूप में। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गान किसको बोलते हैं। राष्ट्रीय गान जो होता है ना हम लोग किसको बोलते हैं जन गण मन, जन गण और मन के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रगीत क्या होता है आप लोग को पता होगा। राष्ट्रगीत क्या होता है वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आप लोगों को पता चल गया ना इस तरह से क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। बताइए भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी है 1958 और ऑप्शन डी है 1959। तो याद रखिएगा 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में भारत में टेलीविज़न का शुरुआत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। बताइए
भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी है सिंचाई का अभाव, ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी है गरीबी एवं बेकारी। तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए 20 का क्या होगा। तो याद रखिएगा 20 का सही जवाब होगा गरीबी एवं बेकारी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बताइए इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग क्या होगा 21 का। याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद जो थे इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है यांग टीसी क्यांग, ऑप्शन डी है गंगा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा यांग टीसी क्यांग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का इसका सही जवाब। एशिया का सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, निम्न में से कौन ठंडी जल धारा है? बताइए इनमें से कौन सी ठंडी जल धारा है? ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन है वेनेजुएला, ऑप्शन सी है लेब्राडोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आप लोग सही जवाब बताइए क्या होगा। याद रखिए लेब्राडोर है जो सबसे ठंडी जलधारा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? बताइए भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? ऑप्शन ए है श्रीमती सन्नो देवी, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 24 का सही जवाब बताइए क्या होगा। याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु एवं भारतीय मुख भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो बताइए ऑप्शन ए है 2 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी है 15 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन सी है 18 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन डी है 22 डिग्री अक्षांश। तो याद रखिएगा भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु एवं भारतीय मुख भूमि के दक्षिणतम छोर में कितना 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 2 डिग्री अक्षांश। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? बताइए लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या मरकट द्वीप, ऑप्शन बी है लक्का द्वीप, ऑप्शन सी है मिनिकॉय, ऑप्शन डी है अमिनी द्वीप। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिए 26 का सही जवाब होगा मरकट द्वीप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बताइए किस ईस्वी में किया गया था और कहाँ किया गया था? पहला है कलकत्ता 1920 ईस्वी, दूसरा है गुवाहाटी 1926 ईस्वी, और सी है गया 1922 ईस्वी, और बेलगांव है 1924 ईस्वी। याद रखिएगा कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में 1924 ईस्वी बेलगांव में प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 483 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 506 बीसी पूर्व में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आप लोग याद रखिएगा चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच का जो युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? बताइए कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? ऑप्शन ए क्या है इनकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, ऑप्शन बी क्या है तापमान 45 से 55 आवश्यक है, उसके बाद क्या है गहरी और मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, उसके बाद क्या है इंदौर 2 सुजाता और मालवी कपास की किस्में हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा तापमान 45 से 55 आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? बताइए अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? पहला ऑप्शन है पल्लव वंश, मौर्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। 31 का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है,
मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? बताइए, मोहम्मद गौरी के द्वारा किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था? ऑप्शन ए है तराइन की प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है तराइन की द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी है तराइन की तृतीय युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आप लोग सही जवाब बताइएगा। याद रखिएगा, तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है? अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? बताइए कालिंजर का शासक कौन था? बताइए उस 1569 ईस्वी में जब अकबर ने विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन है रावचंद सेन, ऑप्शन बी है कल्याण मल, ऑप्शन सी है रामचंद्र, ऑप्शन डी है हकीम मिर्जा। तो 33 का आप लोग सही जवाब बताइए क्या होगा। याद रखिएगा कौन सा रामचंद्र थे वहाँ के शासक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं। ऑप्शन ए में है मान्यवादी की नियुक्ति, ऑप्शन बी है राज्य लोकसभा का विघटन, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ऑप्शन डी है वित्त आयोग का गठन। तो 34 का याद रखिएगा लोकसभा का विघटन। क्या होगा? लोकसभा का विघटन जो था प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है राष्ट्रपति के। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए? बताइए, इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए? ऑप्शन ए श्री राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन डी है आर वेंकटरमन। तो याद रखिएगा 35 का आंसर होगा आर वेंकटरमन जो थे उपराष्ट्रपति, वो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है? करें किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दी गई? बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा 84वीं जो था संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है। तो सही इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है? कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? बताइए, यह किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन है लॉर्ड बेलीजली, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड एमहर्ट्स। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा 37। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह कथन कहा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है? ए प्रोमजिड लैंड पुस्तक लेखक कौन थे? बताइए, ए प्रोमजिड लैंड के पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है बराक ओबामा, ऑप्शन बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी है मिल्खा सिंह। तो याद रखिएगा 38 का किसके द्वारा लिखा गया है? बराक ओबामा के द्वारा यह पुस्तक ए प्रोमजिड लैंड लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है? बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज छूता नहीं है? बताइए, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज छूता नहीं है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मेघालय। तो 39 का आप लोग सही जवाब बताइए क्या होगा। याद रखिएगा नागालैंड जो है ना बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब इसका। किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? बताइए, किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? ऑप्शन ए कलिंग शैली, ऑप्शन बी है द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी है नागर शैली, ऑप्शन डी है आधुनिक शैली। तो 40 का आप लोग सही जवाब बताइएगा। याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा नागर शैली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बताइए, किसके द्वारा राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था? ऑप्शन ए है अब्दुल कादिर, ऑप्शन बी है गेसु दराज, ऑप्शन सी है मौलाना शौरी, ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम। तो याद रखिएगा 41 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मौलाना शौरी के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है? 79वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? बताइए किसके द्वारा जीता गया है? पहला है कोडा, बी है डून, सी है किंग रिचर्ड, डी है द पावर ऑफ द डॉग। तो याद रखिएगा 42 का सही जवाब होगा द पावर ऑफ द डॉग। अगला क्वेश्चन क्या है?
क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बताइए, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन सी है मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन डी है विनायक डी सावरकर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 43 का। याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सन्याल जो थे ना, क्रांतिकारी संगठन के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, देश के प्रथम शावक फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए इसका निर्देशक कौन था? ऑप्शन है आरदेशिर ईरानी, ऑप्शन बी है दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन बी है सुधाकर पंत, ऑप्शन डी है अजीत नाथ ईरानी। 44 का सही जवाब क्या होगा? याद रखिए आरदेशिर ईरानी इसके प्रथम देश की प्रथम शावक फिल्म जो आलम आरा था उसका निर्देशक किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? बताइए कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति कौन है? पहला ऑप्शन है बर्बन, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है बुशमैन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए 45 का सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा कौन सा पाई जाने वाली जनजाति है? बुशमैन। जो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में जो होता है ना, कौन सा पाया जाता है जनजाति? बुशमैन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बताइए बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1983। तो 46 का सही जवाब बताइए क्या होगा? याद रखिएगा 1978 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही जवाब होगा। 1978 ईस्वी में बिहार में पहली बार दूरदर्शन केंद्र का स्थापना किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1978 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बताइए बिहार के कौन से ऐसा नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? पहला है बाबा रामचंद्र, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन डी है रफ़ी अहमद किदवई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बताइए नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ऑप्शन ए है महमूद गजनबी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गुरी, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। किसके द्वारा नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था? तो याद रखिएगा 48 का सही जवाब होगा बख्तियारपुर खिलजी के द्वारा नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेज़बानी करेगा? बताइए कौन सा ऐसा देश है जो 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है मिस्र। तो 49 का सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा COP27 का मेज़बानी कौन करेगा? मिस्र, ऑप्शन नंबर डी मिस्र के द्वारा किया जाएगा 2022 में। किसके? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। तो याद रखिए किसके द्वारा किया जाएगा? मिस्र के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आज का सेशन का लास्ट क्लास है प्रैक्टिस सेट सेकंड का, और जो भी बच्चे अभी तक फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं बिहार DLRS कलर का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 25 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? बताइए कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ करके सबसे कम पारी में 25 रन बनाने का अपना नाम किया? बताइए कौन सा ऐसा खिलाड़ी है? ऑप्शन ए है शाहीन अफरीदी, ऑप्शन बी है आसिफ अली, ऑप्शन सी है बाबर आजम, ऑप्शन डी है शादाब खान। तो आप लोग को पता होगा कि वहाँ के महानतम खिलाड़ी जो बाबर आजम है, कौन है? बाबर आजम ने क्या किया है कि 25 रन का सबसे कम पारी में रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले किसका था? विराट कोहली का रिकॉर्ड था। और आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोग को टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कब मैं आप लोग वीडियो अपलोड करूँगा, और उसके साथ साथ इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।